हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग फर्स्ट हाफ मार्च से लेकर फोर्थ हाफ मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। फरवरी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। फरवरी की पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करा दी जा चुकी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया हुआ है। वेबसाइट भी हम लोगों ने अपनी नई लॉन्च की हुई है और कई सारे कोर्सेज़ भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। कुछ कोर्सेज़ पेड हैं, कुछ कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में है। उसका सब कुछ जितना लिंक है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप लोग अगर कोई कोर्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने भी आरआरबी स्केल 3 के लिए एक अलग से बैंकिंग मास्टर बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है, जहाँ पर हम लोग वीडियो और ई बुक्स और साथ साथ में क्विजेज उस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। आरआरबी स्केल 2 के लिए जीबीओ के लिए भी हम लोगों ने एक अपना बैंकिंग मास्टर बैच लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर हम लोग जो है उसमें उस पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, साथ साथ में ई बुक्स भी मिलेगा मंथली बेसिस पर, और उसके साथ साथ में क्विजेज भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ में हम लोगों ने एनुअल बेसिस पर पीडीएफ कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को एनुअली जो है मतलब पूरे साल भर की पीडीएफ जो है मंथ वाइज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ में मंथली बेसिस पर भी अगर आप लोगों को पीडीएफ कोर्स लेना है तो वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। और इन सारे कोर्सेज़ के साथ साथ में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में एक क्विज़ का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप लोग फ्री में क्विजेज़ वगैरह दे सकते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। जो कंटेंट हम पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं वही सारा सेम कंटेंट फ्री वाले क्विज में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज़ करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स को परचेज़ करिए। और जो लोग परचेज़ नहीं करना चाहते हैं वो लोग आप लोगों के लिए फ्री में चीज़ें हैं, आप लोग जाकर ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से आप लोगों को फ्री का कोर्सेज मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ में कुछ लोग जो है अभी हमारा जो पुराना वाला ऐप है दीपाई वहाँ पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और वहाँ पर वो लोग अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो पुराना वाला जो ऐप है हमारा दीपाई नाम से, वो अब फंक्शनल नहीं रहेगा, वो अब वर्किंग नहीं रहेगा धीरे धीरे। तो आप लोग उसको डाउनलोड ना करिए, उसको इंस्टॉल कर दीजिए। नया अब ऐप जो लॉन्च किया गया है परीक्षार्थी नाम से, उसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आने वाले टाइम पर सारे के सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप लोगों के साथ में शेयर करना था। पुराना ऐप आप लोग बिल्कुल मत डाउनलोड करिए, नया ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर जाकर फ्री वाले जो कोर्सेज हैं वहाँ पर इनरोल करिए। अगर आप लोगों को कोई डेडिकेटेड पेड बैच भी लेना है तो सारी चीज़ वहाँ पर लीजिए। सारा कुछ कोर्स में डिटेलिंग में लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। इस वीडियो के नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर जो हमारा ब्लिंक हो रहा है, चल रहा है लगातार, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आप लोग जो है कोर्सेज वगैरह को अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। फरवरी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मार्च आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हाफ मार्च से लेकर फोर्थ हाफ मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वे में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हम लोग उठाते हैं। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले कंटेंट होते हैं वही हम लोग उठाकर यहाँ पर सारा अपना कोर्स ऑफ मटेरियल तैयार करते हैं। कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं मिले, तो पहले पीडीएफ पढ़ो। वो लोग नए हैं जिनके डाउट्स आ रहे हैं, पहले आप लोग पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैं बार बार बोलता हूँ, फोर्सफुली बोलता हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पीडीएफ में होती है वीडियो में नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं जो वीडियो में होती है पीडीएफ में नहीं होती, और सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आपको पढ़ना होगा। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, आप लोग पहले सारे के सारे वीडियोज़ देखो, ठीक ना। मंथली पूरी वीडियोस देख डालो। हर हफ्ते में कम से कम आप लोगों को 1 या 2 वीडियो मिलेगा, तो हफ्ते भर की महीने भर की 4 या 8 वीडियो। अगर 2 वीडियो मिलेगा तो 8 वीडियो, और वीकली बेसिस पर अगर 1 वीडियो मिल रहा है तो आप लोगों को 4 वीडियोज़ मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियोज़ आप देखो। इसके बाद में आप जो है पीडीएफ पढ़ो। पहले वीडियोज़ देखो, फिर पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद में जाकर आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करो। और क्विज में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, सारा कुछ वहाँ पर दिया गया। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से अपनी तैयारी करो। वीडियो के साथ साथ में पीडीएफ भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आने वाले टाइम पर हम लोग कई सारे वीडियोस की एक सीरीज़ ले आने वाले हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस हिसाब से हमारी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने लगेंगी इसी चैनल पर, ठीक है। मेन चीज़ें जो थी आप लोगों को बता दी गई। कोर्स परचेस करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। पुराने वाला जो हमारा दीपाई ऐप है उसको बिल्कुल डाउनलोड मत किए, वहाँ पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड करिए। वहाँ से आप लोगों को आने वाले टाइम पर कोर्सेज वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप लोग जाकर प्ले स्टोर पर ऐप की रेटिंग दीजिए, ऐप को रिव्यू करिए, जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, अगर हम इतनी मेहनत करें, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप लोग भी अपना पॉजिटिव फीडबैक
डायरेक्ट कहीं ना कहीं से दे रहे हो। देखो चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो दिल खोल कर सपोर्ट करो, हर जगह जाकर वीडियोज़ को शेयर करो, ऐप की रेटिंग दो, ठीक ना, सोशल मीडिया पे शेयर करो, यूट्यूब वीडियोज़ को शेयर करो, सब कुछ करो। और चीज़ें अगर अच्छी नहीं लग रही, कंटेंट अच्छा नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं करो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि है तौबा मचाने वाला हूँ कि नहीं आपको शेयर ही करना, शेयर करोगे तब भी मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, या ये मतलब इस तरीके का कोई पैनिक नहीं क्रिएट करने वाला हूँ जैसे और यूट्यूबर करते हैं, और भी जो टीचर हैं दूसरे वो करते हैं कि नहीं शेयर करो, नहीं तो आधे घंटे में पढ़ाऊंगे नहीं, या ये कंटेंट नहीं दूंगा, वो कंटेंट नहीं दूंगा। कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, पूरा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो शेयर बिल्कुल करो, ठीक। बहुत ज़्यादा लंबा बात को नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ें बतानी थी, जो मैसेज आप लोगों के साथ में कन्वे करना था, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ मार्च से लेकर 4 ऑफ मार्च तक की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आएगा। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू हाउ मच % अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द LIC ऑफ इंडिया अहेड ऑफ मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स IPO। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वचालित मार्ग के तहत कितने % तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें और आसान भाषा में क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी FDI को मंजूरी दी हुई है LIC के लिए, तो LIC में LIC के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितने % का FDI जो है मंजूर किया गया है, कितना FDI जो है LIC में लग सकता है, LIC के लिए लिया जा सकता है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। ऑप्शन नंबर बी 20% इसका आंसर हो जाएगा। LIC का भी IPO आने वाला है, ठीक है ना। तो उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं, और इसी के लिए जो है यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया हुआ है कि कितने % यानी कि 20% तक का FDI जो है LIC में निवेश किया जा सकता है। LIC में 25% तक फॉरेन डायरेक्ट निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ें भी हम लोग जानेंगे, क्या टेक्निकल चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो LIC के लिए देखो 20% का जो है FDI इसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया, ठीक है। तो जैसे ही LIC के लिए 20% FDI की बात हुई है, वैसे हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कितने % की LIC है, ठीक ना। बताओ, आप लोग सोचो और कमेंट करो तब तक हम लोग कुछ और जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितने FDI है, ठीक है ना। मार्च 2022 अगर हम लोग बात करें तो मार्च ही चल रहा है, और इसी मार्च 2022 में LIC का संभावित IPO आना है, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो ये रसिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का जो ये युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े इनके बीच में हो रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो LIC का IPO है, इसको कुछ एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इसका जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसका मार्केट पर भी असर पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। इसका असर इम्पैक्ट जो है LIC के IPO पर भी पड़ सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है LIC का IPO जो है मार्च 2022 से आगे एक्सटेंड करने की विचार करी। हालांकि ऐसा कंफर्म अभी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन ये जो आप लोगों को ये बताई जा रही है, कुछ न्यूज़ चैनल के हिसाब से, कुछ प्रिंट मीडिया के हिसाब से, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, मेंशन की जा रही हैं, बार बार उस पर आर्टिकल आ रहे हैं कि LIC जो है अपना IPO रसिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से आगे एक्सटेंड करने पर विचार कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए, ठीक है ना। तो इसी संभावित IPO के लिए यूनियन कैबिनेट ने LIC में ऑटोमेटिक रूट के तहत में 20% तक की FDI को अप्रूवल दिया हुआ है। तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20% हो जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कितनी FDI है, कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि अगर LIC की बात हो रही है तो इंश्योरेंस सेक्टर में कितने % की FDI है, ठीक है ना। तो एक बात ये जानो आप लोग अभी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है हमारा, उसके लिए FDI की लिमिट कितनी है, 74%। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की लिमिट जो है, FDI लिमिट जो है 74% की है। तो ये 20% कहाँ से आ गया LIC का, यहाँ पर भी तो 74% ही होना चाहिए था। ये क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए था हमारे दिमाग में, ठीक है ना। और ये फ्रेम तब होता जब हमको पता होता कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 74% की FDI है, ठीक है ना। जिसको यही नहीं पता कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% की FDI है, उसके लिए तो बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, 20% पढ़ा दिया गया, पढ़ लिया और आगे निकल लिया वो। लेकिन जिसको ये पता होगा कि 74% इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर 74% का FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है और LIC भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो 20% कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो 74% वाला FDI वाला जो हिसाब किताब है, ये LIC पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये जो 74% FDI का जो हिसाब किताब है, इसका
इंश्योरेंस सेक्टर वाला, ये LIC पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा ये जान लेते हैं। क्योंकि LIC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्योंकि जो LIC की स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा, LIC एक्ट 1956, LIC की जो स्थापना हुई थी LIC एक्ट 1956, ठीक ना, भारत सरकार के द्वारा LIC की स्थापना LIC एक्ट 1956 लाकर की गई थी। और इस एक्ट में, कौन से एक्ट में, LIC एक्ट 1956 में, LIC एक्ट 1956 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न दिया ही नहीं गया है। इस एक्ट में FDI के लिए कोई भी प्रोविज़न दिया ही नहीं गया है। इसीलिए LIC में 74% की जो FDI वाली लिमिट है वो बिल्कुल इस पर काम नहीं करेगी, केवल और केवल 20% की FDI लिमिट होगी। और इसी 20% की LIC में FDI के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ऑप्शन नंबर बी 20% इसका आंसर होगा। क्योंकि बात यहाँ पर LIC की हुई है तो LIC के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। चेयरमैन की, चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे LIC की, तो MR कुमार, ये LIC के चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि MR कुमार जी को अभी हाल ही में सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है, ठीक है ना। तो कब तक के लिए इनकी सर्विस एक्सटेंड कर दी गई, किस डेट तक के लिए इनकी सर्विस एक्सटेंड कर दी गई, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस वगैरह देखा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता फिर भी आप लोग पता करो, कमेंट करो, इसका ये आंसर पता होना चाहिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन में अगर हम 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाकर हमको चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी, ठीक है ना। तो LIC के चेयरपर्सन मैंने बताया MR कुमार, इनका एक्सटेंशन मैंने आपसे पूछा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नहीं बताओगे, मुझे पता है कोई कमेंट करने वाला नहीं है। तो आप लोग ज्ञाता हो, ज्ञानी खुद ही से हो, कोई बात नहीं। कमेंट करना ना करना ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप लोग रिकॉल कर लो। कमेंट ना भी करो तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरा मेन मोटो यही है कि आपको पता हो, ठीक है। LIC के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में LIC का हेडक्वार्टर रहेगा। बहुत लंबा अब इस क्वेश्चन को नहीं खींचेंगे, मुझे लग रहा है 2-3 मिनट, मैंने 3-4 मिनट इस पर दे दिया, लेकिन फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को बताई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, RBI has recently invited the request for proposal RFP to assess the impact of its financial literacy campaigns. By which name RBI runs its financial literacy campaign, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। RBI की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर भी हो, वो क्वेश्चन हमारे किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे और आप लोग भी कान खोलकर इन सारी चीज़ों को सुनो। RBI ने हाल ही में अपने वित्तीय साक्षरता अभियानों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक किस नाम से अपना वित्तीय साक्षरता अभियान चलाता है। इसमें ये बेसिकली जानना चाह रहा है कि RBI का जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स होता है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है, क्या उसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या फिर ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन RBI के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है इसको एक्सेस करने के लिए, इसके बारे में आकलन करने के लिए RBI ने अभी हाल ही में प्रपोजल्स मंगाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये पूछा गया कि रिजर्व बैंक किस नाम से अपना वित्तीय साक्षरता अभियान चलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI कहता है। इसी नाम से हम लोग भी अपने चैनल पर एक सीरीज चलाते हैं जहां पर हम लोग RBI के सर्कुलर्स, RBI की गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं। PDF में भी RBI कहता है नाम से एक अलग से सेक्शन मिलता है आप लोगों को, वहाँ पर हम लोग RBI की सर्कुलर्स, RBI की गाइडलाइंस, RBI रिलेटेड न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, RBI कहता है। RBI लोगों को बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच में बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको बैंकिंग के बारे में एजुकेट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए RBI कहता है नाम से एक अपना फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाता है। और इस कैंपेन के प्रभावों का आकलन करने के लिए RBI ने अभी हाल फिलहाल में कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंटिटीज़ से प्रपोजल्स मंगाया हुआ है और ये जो सिलेक्टेड एंटिटीज़ होंगी ये RBI के इस कैंपेन के प्रभाव का आकलन करेंगे, ठीक है ना। मल्टीलिंगुअल कैंपेन है ये, RBI कहता है जो ये मल्टीलिंगुअल यानी कि कई भाषाओं में ऑर्गेनाइज किए जाने वाला, आयोजित किए जाने वाला ये कैंपेन है। RBI कहता है टोटल, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितने लैंग्वेज में जो है ये कैंपेन जो है चलाया जाता है RBI के द्वारा। तो टोटल 14 लैंग्वेज, ठीक है ना, टोटल 14 लैंग्वेजेस में ये कैंपेन जो है RBI के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। SMS के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो के जरिए, TV के जरिए, वेबसाइट के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, इन सब के माध्यम से ये RBI कहता है कैंपेन चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी RBI जो है कहता है इसका आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है कौन से नंबर के गवर्नर है आप लोग यहीं पर फटाफट रिकॉल कर लो।
4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, चारों के नाम आप लोग रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलो। नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिसेंटली cautioned फ्रॉम व्हिच ऐप दैट वाज ऑपरेटिंग ए सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड विदाउट रिसीविंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट सिस्टम्स एक्ट 2007। आरबीआई ने हाल ही में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना सेमी क्लोज्ड प्रीपेड साधन का संचालन करने वाले किस ऐप से सावधान किया हुआ है। आरबीआई ने भी एक ऐप है जिससे लोगों को सावधान किया हुआ है कि इस ऐप का यूज आप लोग अपनी सोच समझ से करें। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये जो ये ऐप है ये आरबीआई का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है इससे बिना ऑथराइजेशन लिए हुए इस तरीके की गतिविधि कर रहा है। तो ये कौन सा ऐप है ये इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी यस राइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यस राइड ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एस राइड बेसिकली है क्या है, तो ये बेसिकली कार पुलिंग ऐप है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक कार पुलिंग मोबाइल ऐप है जो कि लोगों को कार राइड शेयर करने के लिए कनेक्ट करता है और ये सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहा है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत बिना आरबीआई से परमिशन लिए हुए, ठीक है ना। तो आरबीआई ने इस ऐप से लोगों को सावधान किया हुआ है और बोला है आरबीआई ने कि लोग अपने पर्सनल रिस्क पर इस ऐप के थ्रू राइड करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एस राइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है, कौन बनी हुई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे रहे हैं। इसमें बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि सेबी की पहली महिला चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहला होता है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका आंसर एक बार खुद से भी देने की कोशिश करो। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है माधवीपुरी बच, ठीक ना। माधवीपुरी बच ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। ये माधवीपुरी बच जी जो है हाल ही में सेबी का चेयरपर्सन इनको बनाया गया है और ये पहली महिला है जिनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। ये पहली महिला है जो सेबी को लीड करेंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, सेबी को लीड करने वाली पहली महिला कौन सी है, माधवीपुरी बच। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, ये कभी नहीं बदला जाएगा कि सेबी के पहली महिला चेयरमैन का नाम बताओ। तो ये भी इस तरीके से भी यहाँ भी होगा। तो जो स्टैटिक का भी होता है ये 20 चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर करते हुए इसी तरीके से चलते रहते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टैटिक भी बीच बीच में हम लोग कवर करते रहेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिस तरीके से जहाँ पर हमको जितनी ज़रूरत होगी, ठीक है, ठीक ना। इनके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा और फैक्ट जानते हैं माधवीपुरी बच के बारे में। तो पहली बात तो ये कि ये पहली महिला है जो कि सेबी को लीड करेंगी, सेबी की चेयरपर्सन बनी हुई हैं और साथ ही साथ में ये प्राइवेट सेक्टर से आने वाली पहली पर्सन है जो कि सेबी को लीड करने जा रही हैं। मतलब कि इससे पहले जितने भी लोगों ने सेबी के लीड किया हुआ था, जितने भी लोग सेबी के चेयरपर्सन थे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है ना। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर से आने वाली पहली पर्सन है जो कि सेबी को लीड करेंगी। इसके साथ साथ ये पहली नॉन IAS कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। पहली मैं लिख दे रहा हूँ ये नॉन IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि पहली नॉन IAS कैंडिडेट हैं जो कि सेबी को लीड करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि इससे पहले सेबी के जितने भी चेयरमैन हुआ करते थे हुए हैं वो सभी IAS कैंडिडेट थे और मेल थे, क्योंकि पहली महिला है। तो इनसे पहले जितने भी लोग हुए थे सब कुछ पुरुष, सभी लोग पुरुष थे और सभी लोग IAS थे, गवर्नमेंट सेक्टर से ही थे। तो यहाँ पर 3 फैक्ट जानने को मिला कि पहली महिला चेयरपर्सन है ये सेबी की माधवीपुरी बच, पहली प्राइवेट सेक्टर से आने वाली हैं ये कैंडिडेट हैं माधवीपुरी बच और पहली नॉन IAS हैं जो कि IAS नहीं और सेबी को लीड करने जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी था मैक्सिमम क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया गया है और इसकी फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। मैंने 3-4 पॉइंट बताए, किसी भी तरीके से इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है स्टैटिक में भी। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से लिख पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। और माधवीपुरी बच जी का कार्यकाल कितना रहेगा, टेन्योर भी हम लोग यहीं पर जानते चलते हैं। तो माधवीपुरी बच जी का कार्यकाल जो है अगले 3 सालों के लिए होगा। 3 सालों के लिए इनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया और ये कब से प्रभावी होगा, 1 मार्च 2022, ठीक ना। 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 से अगले 3 सालों के लिए यानी कि 1 मार्च 2025 तक के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है। और इन्होंने अजय त्यागी जी को सक्सीड किया। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो ये भी पूछ लेगा कि किसको इन्होंने सक्सीड किया हुआ है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। अजय त्यागी जी को सक्सीड करके सक्सीड किया हुआ है माधवीपुरी बच जी ने और ये इस समय सेबी की चेयरपर्सन है, ठीक है ना। और अजय त्यागी जी के बारे में बात करें तो अजय त्यागी जी 28 फरवरी 2022, अजय त्यागी जी की अगर हम लोग बात करें
तो 28 फरवरी 2022 को ये रिटायर हो गए थे, ठीक है। त्यागी जी का कार्यकाल 5 सालों के लिए रहा। 5 साल तक ये सेबी के चेयरपर्सन के रूप में काम किए जय त्यागी जी, और 28 फरवरी 2022 को रिटायर हुए। उसके बाद 1 मार्च 2022 से अगले 3 सालों के लिए माधवीपुरी बच्च जी को सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया, और ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, ठीक है। यहाँ पर सेबी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा सेबी के बारे में और जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा। 12 अप्रैल 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 12 अप्रैल 1992 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चेयरपर्सन के बारे में क्वेश्चन में बता ही दिया गया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिन्यूड द बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट BSA ऑफ अप टू $75 बिलियन। भारत और किस देश ने हाल ही में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया हुआ है, ठीक ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जापान इसका आंसर हो जाएगा। और इस रिन्यूअल के बाद में ये दोनों देश जो हैं, ठीक है, इस रिन्यूअल के बाद में ये दोनों कंट्रीज 75 मिलियन USD, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ है ना, ये याद रखना, 75 मिलियन USD तक की करेंसी स्वैप अपनी अपनी लोकल करेंसीज के बीच में कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना, 75 बिलियन USD किसके किसके बीच में साइन हुआ है, तो ये इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ ना। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर को लेंडिंग टू MSMEs व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। MSMEs को साहूदार देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 11 राज्यों में ये दोनों मिलकर MSMEs को को लेंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। को लेंडिंग क्या होता है आप लोगों को बता ही दिया गया है, कई बार ये बताया जा चुका है। को लेंडिंग में बैंक और NBFCs का रेशियो कितना होता है वो भी आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो कि जो भी को लेंडिंग होता है किसके किसके बीच में होता है, और उसमें को लेंडिंग के तहत में जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी लोन दिया जाता है, कितना कितना परसेंट, कितना कितना शेयर किसका किसका होता है, ये भी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। और रिकॉल भी करते हुए इसी टाइम पर चलो, कई बार ही बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो बस वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा, इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राज किरण राय जी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक ना। राज किरण राय जी ये इसके वर्तमान में MD एंड CEO हो जाएंगे। 11 नवंबर 1919 11 नवंबर 1919 को जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसकी टैगलाइन आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो, यहीं कहीं से मिलती हुई है, ठीक ना। और टैगलाइन कई बार बताया जा चुका है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ इसको। एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की भी बात हुई है, तो ये जो है ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है ये, ठीक ना। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन, इनके MD एंड CEO इसी टाइम पर आपको रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली टाइड अप विद महाग्राम टू लॉन्च द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। हाल ही में किस बैंक ने उड़ीसा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ समझौता किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक बात, एक टर्म यूज हो रहा है, एक नाम यूज हो रहा है, महाग्राम। तो क्या है महाग्राम, पहले ये जान लेते हैं। तो ये जो महाग्राम है एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। महाग्राम जो है ये एक लीडिंग फिनटेक कंपनी यानी कि अग्रणी फिनटेक कंपनी है, जो कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए फिनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक ना। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी हाल ही में इसी के साथ में, ठीक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में इसी के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है उड़ीसा में बैंक सखी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। उड़ीसा में बैंक सखी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम के साथ में भी हाल फिलहाल में एक टाई अप किया हुआ है। इसके तहत उड़ीसा में महिलाओं के बीच में वित्तीय जागरूकता शामिल की जाएगी, उनको फिनेंशियली अवेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताई गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO कई बार पूछ रहा हूँ, कई बार इसका कुछ ना कुछ बताया भी जा चुका है, तो आप लोग इसको रिकॉल करते हुए चलो। और यहाँ पर बात हो रही है इस समय किसकी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। AS राजू इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। 16 सितंबर 1935 ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। और वन फैमिली वन बैंक की इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में चलो मैंने बता दिया।
और बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, असनीर ग्रोवर हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज एमडी ऑफ विच कंपनी। असनीर ग्रोवर ने हाल ही में किस कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए भारत पे इसका आंसर हो जाएगा। भारत पे एक फिनटेक कंपनी है और असनीर ग्रोवर जी जो हैं इसके एमडी हुआ करते थे और अभी हाल ही में जो है इन्होंने इसके एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया हुआ है, ठीक है ना। और ग्रोवर साहब पर और इनकी पत्नी पर अभी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का आरोप भी लगा हुआ है। शार्क टैंक नाम से एक एपिसोड आ रहे हैं, वहाँ पर कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वहाँ पर असनीर ग्रोवर भी आए हुए थे और वो कैसे बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश किया जाए, कैसे स्टार्टअप में काम किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में टिप्स वगैरह देते थे। फंडिंग वगैरह भी लोगों को प्रोवाइड करते थे जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं और उनके पास फंड नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं है शार्क टैंक, बस इतना ही जानना है कि असनीर ग्रोवर जो है भारत पे के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स 16th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2022, in what is India's rank in billionaire population globally? नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के 16वें संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपति आबादी में भारत का क्या स्थान है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। इंडिया जो है ग्लोबली थर्ड नंबर पर है। कौन से रैंक पर है? थर्ड रैंक पर, ठीक। इंडिया थर्ड रैंक पर है बिलियनियर पॉपुलेशन की कैटेगरी में, ठीक ना, ग्लोबली। और यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये फर्स्ट नंबर पर, यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, ठीक। बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। Which company has recently launched the pre-apply LIC IPO app, which is one-stop solution for investors to open a Demat account and share intend to pre-apply for LIC IPO? किस कंपनी ने हाल ही में pre-apply LIC IPO ऐप लॉन्च किया हुआ है जो कि निवेशकों के लिए डीमेट अकाउंट खोलने और LIC IPO के लिए पूर्व आवेदन करने का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रदान करता है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? बी, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने जो है रेलिगेयर प्री अप्लाई LIC IPO ऐप लॉन्च किया हुआ है जो कि LIC IPO के लिए पहले से LIC का जो IPO आ रहा है आप लोगों को बताया ही है, कई बार पहले क्वेश्चन में बताया गया था उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये जो रेलिगेयर प्री अप्लाई LIC IPO ऐप है ये LIC IPO के लिए पहले से ही अप्लाई करने की और डीमेट अकाउंट खोलने की वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पर की जा सकती हैं। इन्वेस्टर्स इसके माध्यम से IPO के लिए प्री अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, रेलिगेयर ब्रोकिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कॉर्पोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट solution CLMS and गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन GLMS फॉर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। किस बैंक ने हाल ही में संस्थागत ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेट तरलता प्रबंधन समाधान और सरकारी तरलता प्रबंधन समाधान GMS लॉन्च किया हुआ है, ये इससे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IDBI बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी IDBI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिक्विडिटी मैनेजमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IDBI बैंक ने अभी हाल ही में कॉर्पोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो LMS है, LMS यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। LMS की अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो LMS है ये फंड को कंसोलिडेट करके मैनेज करने में हेल्प करेगा। ये CMS और GMS रियल टाइम वेब बेस्ड और फार्मूला ड्रिवेन यानी कि फार्मूला पर आधारित लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है ना। लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा IDBI बैंक। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, क्या होता है ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे लेकिन एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग लेंगे जिससे कि क्वेश्चन हमें समझ में आए, ठीक है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स होते हैं ये बेसिकली एक प्रकार का टर्म है जो कि फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जिससे कि रिटेल और कारपोरेट कस्टमर्स को दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जैसे कि दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी, इंश्योरेंस मैनेजमेंट कंपनी आ जाएगी, इन सब से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, इन सब से दूर किया जा सके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी IDBI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। IDBI बैंक क्योंकि इसका आंसर है, ठीक ना।
IDBI बैंक क्योंकि इसका आंसर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राकेश शर्मा ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद फिजबम टू ऑफर फिनटेक सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को फिनटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए फिजडम के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूको बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूको बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिनटेक सर्विसेज में क्या क्या आता है? फिनटेक सर्विसेज देखो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है फिनटेक सर्विसेज। तो फिनटेक सर्विसेज में क्या होता है, जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपन करना, ठीक है ना, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज को अवेल करना, टैक्स फाइलिंग करना, पेंशन फंड्स जो है ना, इस तरीके की सर्विसेज जो होती हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, ये आपको बताया गया कि ये फिनटेक सर्विसेज होती हैं, और इस तरीके की फिनटेक सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए यूको बैंक ने भी हाल फिलहाल में फिजडम के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। फिजडम क्या है? मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है ये, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये, ठीक है ना। और यूको बैंक के मोबाइल ऐप यूको एम बैंकिंग प्लस के माध्यम से ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। यूको बैंक का मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो यूको बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है यूको एम बैंकिंग प्लस, ठीक है ना। इसी के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यूको बैंक के द्वारा, ठीक है ना। और यूको बैंक की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा। यूको बैंक का MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोमा शंकरा प्रसाद ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है ना, ऑनर्स योर ट्रस्ट ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। किसकी? यूको बैंक की। यूको बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, in order to offer loan against property at low interest rate to MSMEs, which bank has recently entered a co-lending agreement with Edelweiss Housing Finance Limited। ठीक है, MSMEs को कम ब्याज दरों पर संपत्ति पर ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में Edelweiss Housing Finance Limited यानी कि EHFL के साथ में साझेदार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अभी हाल फिलहाल में को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे कि MSMEs को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया जा सके, ठीक है ना, जिससे कि MSMEs को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया जा सके। ईडलवाइज 20% और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो 80% की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और पिछले क्वेश्चन में यही मैंने पूछा हुआ था कि जो भी को लेंडिंग एग्रीमेंट होता है उसके बीच में दो कंपनियों के बीच में कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग्स होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़ के इसीलिए आगे शामिल कर लिया, जिससे आप लोगों को इस टाइम पर बताया जा सके। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है चीज़ों को याद किया करो। ईडलवाइज के द्वारा 20% और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा 80% लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और को लेंडिंग एग्रीमेंट का यही हिसाब किताब होता है, बैंक द्वारा 80% और NBFC कंपनी के द्वारा 20% लोन दिया जाता है, ठीक है ना। 80% प्लस 20% का हिसाब किताब रहता है। और ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस की भी बात हुई, तो ईडल हाउसिंग फाइनेंस के हेडक्वार्टर की अगर लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लंदन यूके में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में और भी जो भी बैंकें दी गई हैं, इनका MD एंड CEO, इनकी टैग लाइन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद IRCTC टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन ATVM, ठीक है। स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल टिकटिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने IRCTC के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर क्या अनुसार A, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पेटीएम और IRCTC ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। रेलवे स्टेशंस पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ATVM यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन। ATVM पर QR कोड स्कैन करके टिकट बुक किया जा सकता है। QR के साथ साथ में UPI वॉलेट, बाय नाउ पे लेटर, नेट बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इन सब
फैसिलिटी भी प्रोवाइड, ये सारी फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड की जाएंगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन पर, जिससे कि लोग आसानी से टिकट वगैरह अपना बुक कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड टू ऑफर ट्रैवल बेनिफिट्स एनपीसीआई एसबीआई कार्ड्स एंड विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड। यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए एक को ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई एसबीआई कार्ड्स और किस कंपनी ने हाल ही में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा यात्रा.com, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यात्रा.com इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तीनों पार्टनरशिप में यात्रा एसबीआई कार्ड नाम से एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। ये तीनों जो हैं कौन कौन से तीनों, एनपीसीआई एसबीआई कार्ड्स और यात्रा.com, ठीक है ना। ये लिख थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। एनपीसीआई एसबीआई कार्ड्स और यात्रा.com, ठीक है। ये तीनों जो हैं पार्टनरशिप में यात्रा एसबीआई कार्ड नाम से एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। किस नाम से? यात्रा एसबीआई कार्ड, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, बताया आप लोगों को कि ये तीनों जो हैं यात्रा एसबीआई कार्ड नाम से एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। कौन से नेटवर्क पर? रुपे नेटवर्क पर, ठीक है ना। देखो हमको अपना सेल्फ मेड हमारे पास अगर नेटवर्क रहता है तो कितना आसान होता है, ठीक है ना। वीज़ा और मास्टर कार्ड, देखो अभी रसिया यूक्रेन का जो विवाद हुआ, वीज़ा और मास्टर कार्ड रसिया में अपनी सर्विसेज बंद करने जा रहे हैं, या शायद आज का अपडेट तो मुझे नहीं हो सकता है बंद ही कर दिए हों, ठीक है ना। तो उस कंडीशन से इंडिया बच गया, क्योंकि इंडिया ने अपना खुद का मेड इन इंडिया जो है रुपे नेटवर्क डेवलप कर लिया हुआ है। तो अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड यहाँ पर अपनी सर्विसेज बंद भी कर देते हैं तो इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया ने सबको रुपे कार्ड पर शिफ्ट कर दिया है। और अभी हाल फिलहाल में ये जो मास्टर कार्ड है और ये वीज़ा, इन दोनों ने एक इंटरनेशनल कोर्ट में जो होती है वहाँ पर मतलब इंडिया पर ब्लेम भी लगाया हुआ था। एक पब्लिक प्लेस पर इनके जो मीटिंग्स वगैरह होती है वहाँ पर इन्होंने बोला था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो रुपे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है इन कंपैरिजन टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग अपनी सारी चीज़ें डेवलप करते हुए चल रहे हैं, हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो इसी रुपे नेटवर्क पर ये तीनों पार्टनरशिप के बाद यात्रा एसबीआई कार्ड नाम से एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। और ये कार्ड जो है हॉलीडे कम शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के रूप में भी काम करेगा, जिसमें कि बहुत सारे ट्रेवल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन सब पर जो है छूट भी मिलने वाली है। तरह तरह के और तमाम तरीके के ऑफर्स भी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राम मोहन राव आमरा ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, किसके? एसबीआई कार्ड के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यात्रा.com इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा ये, टीएस रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टीएस रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने दिनेश पेंगेटे को सक्सीड किया हुआ है, बस इतना ही हम लोग जानेंगे। और ये दिनेश पेंगेटे, टीएस रामकृष्णन मूर्ति, ये सारा कुछ जो है मार्च की जब पीडीएफ आएगी तो वहाँ पर आप लोगों को लिखा मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपने नोट थोड़े बहुत बनाते हुए चलिए, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के भरोसे ना रहिए, थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा बहुत लिखेंगे, भरोसे ना रहिए। जैसे ऐसा नहीं वहाँ पर काम की चीज़ें नहीं रहेंगी, वहाँ पर बहुत सारी काम की चीज़ें रहेंगी और सिर्फ काम की चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसके भरोसे ना रहने का मतलब ये थोड़ा बहुत आप लोग अपने हाथ से लिखो तो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी, रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सहकारी बैंक ड्यू टू इट्स इनएडिक्वेसी इन अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स टू पे द कस्टमर्स। आरबीआई ने हाल ही में ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कमाई की संभावना में पर्याप्तता के कारण किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर जेरादो दादा नाइक श्रीकला सहकारी सिराला सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सर जेराओ दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक। ये पता नहीं कौन सा नाम है ना, अभी रेमडेसिविर हम लोग प्रोनाउंसिएट करना सीखे थे, उसके बाद में ये जेलेस्की वगैरह आ गए, ठीक है ना। ये यूक्रेन वाले जेलेस्की आ गए, उसके बाद में इंडिया में भी देखो इस तरीके से नाम आ रहा है, ठीक है ना। सर जेराओ दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, आप लोग इजीली कर पाओगे, मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ इसमें, कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ये जो सहकारी बैंक है ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है
और BR एक्ट 1949, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 11A 11(1), सेक्शन 22(3)D, ठीक ना, सेक्शन 22(3)D, ठीक है, और सेक्शन 56 और सेक्शन 56 के तहत में ये लाइसेंस रद्द किया गया है। बस इतना ही हमको यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? वन लाइनर रहेगा, विद्या बालन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विद्या बालन इसका आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैशटैग डू स्मार्ट थिंग्स, फिर से सुन लो आप लोग, हैशटैग डू स्मार्ट थिंग्स, ठीक ना, डू द स्मार्ट थिंग्स कैंपेन को प्रमोट करेंगे। विद्या बालन जी जो है ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग्स कैंपेन को प्रमोट करेंगी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो पराग राजा, ठीक ना, पराग राजा जो है इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CSC टू प्रोवाइड लोन ओवर 4 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स VLEs। किस कंपनी ने हाल ही में 4 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा LIC HFL, ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना, LIC HFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। LIC HFL और CSC ने अभी हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि CSC के नेटवर्क के थ्रू 4 लाख से भी अधिक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक ना, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स VLEs को लोन प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो भी VLEs होंगे ये होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्लॉट लोन, इस तरीके की लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर C LIC HFL इसका आंसर हो जाएगा। LIC HFL की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वाई विश्वनाथ गौड़ ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल फुटप्रिंट बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन्स विच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद नीरा। व्यक्तिगत ऋण प्रदान करके अपने डिजिटल पदचिन्ह को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने नीरा के साथ में भागीदारी की हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। हिंदी ना समझ में आए तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश में समझ लिया करो क्वेश्चन, इसलिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर जैसे पदचिन्ह दिया गया है, ठीक ना, तो ये पदचिन्ह किसका ट्रांसलेशन है पता है? फुटप्रिंट का, ठीक है। ये फुटप्रिंट है, इसका ट्रांसलेशन पदचिन्ह हुआ। तो ये फुटप्रिंट पदचिन्ह यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन यही होता, तो पदचिन्ह नहीं होगा यार, यहाँ पर डिजिटल प्रेजेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू आप लोगों को मिला क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ कि एटलीस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आए, तब जाकर आप लोग चीज़ों को और समझ पाओगे। तो इस तरीके से समझा करो। अगर हिंदी कठिन लगे तो इंग्लिश देख लो, इंग्लिश कठिन लगे तो हिंदी देख लो, ऑप्शन तो इंग्लिश पढ़ ही लोगे, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। इतना इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर बैंक में नौकरी करके ही क्या करोगे ना, फिर कोई फायदा भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा IIFL फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर D, IIFL फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर D जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। IIFL एक NBFC है, ठीक ना, जो IIFL फाइनेंस लिमिटेड है एक बेसिकली NBFC है और इसी ने अभी हाल ही में एक फिनटेक कंपनी नीरा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। जो यहाँ पर नीरा की बात हो रही है, नीरा एक क्या है? नीरा एक फिनटेक कंपनी है। तो इसी फिनटेक कंपनी के साथ में IIFL ने अभी हाल ही में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि पर्सनल लोन प्रोवाइड करके वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पार्टनरशिप की गई है। इसके तहत इस पार्टनरशिप के बाद में, इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में जो भी सैलरीड पर्सन्स होंगे, जो भी वेतनधारी लोग होंगे, वेतनभोगी लोग होंगे, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितने रुपए तक का? 1 लाख, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, अप टू 1 लाख रुपीज़ उनको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। IIFL फाइनेंस लिमिटेड की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नीरा की भी यहाँ पर बात हुई है, ठीक है ना, तो नीरा का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी है ये, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने जाना, ठीक। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट हाफ मार्च से लेकर 4th ऑफ मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। फरवरी कंप्लीट करा दिया गया, फरवरी की PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, फरवरी की वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज भी हम लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक ना। ईयरली बेसिस पर
स्केल 2 GBO के लिए, स्केल 3 के लिए एनुअल PDF कोर्स भी है, फ्री में क्विजेस भी हैं, फ्री क्विजेस का भी कोर्स लॉन्च किया गया, मंथली बेसिस पर भी PDF आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही है। सबका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर अगर आप लोग कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, और परचेज नहीं भी करना चाहते तो जो फ्री कोर्सेज है वहाँ पर जाकर आप लोग ऐप वगैरह डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज में तो इनरोल आप लोग कर ही लो। ठीक, चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।